वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 5 तक आईबीसी को डिस्कस कर लिया था और अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10। इन 5 सेक्शंस के ऊपर सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम एक एक करके इन सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे सेक्शन 7 और सेक्शन 8, 9 ये सेक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7, 8, 9 आईबीसी में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनमें से ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं बोलूंगा कि ये सबसे ज्यादा प्राइमरली इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 इन सेक्शंस को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि यहीं से सारी स्टोरी की शुरुआत होती है, राइट। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इन सेक्शंस के बात करने से पहले एक बार सिंपली मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं एक सेक्शन, जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 6 बात करता है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो यहां पे इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं और उसके बाद इसी सेक्शन में ना इन बाकी सारे सेक्शंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। तो ये आ जाएगा, देखो, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये मैंने यहाँ पे CIRP लिख दिया। और अब इसके साथ में मैं एक काम कर रहा हूं, अब इसको मैं यहाँ पे इन बाकी के सेक्शंस को इससे रिलेट करते हुए चल रहा हूं। मेरी कोशिश यहाँ पे यही है कि सारे सेक्शंस जो है वो अगर मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से सारा प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। देखो, आप लोगों के सिलेबस में ना रेगुलेशंस के बारे में बात नहीं की गई है। आपके सिलेबस में जो आईबीसी का जो पोर्शन है वो बहुत लिमिटेड पोर्शन है। वैसे आपको लगेगा कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा पोर्शन है आईबीसी का, बट फिर भी ये बात मैं बोलूंगा कि आप लोगों के सिलेबस में दो चीज़ों की बात नहीं की गई है। एक तो जो केस लॉज आईबीसी में जो आए हैं उनके बारे में इतना डिस्कशन डिटेल में नहीं किया गया है, सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। और दूसरा जो रेगुलेशंस है, मैं रेगुलेशंस में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात करूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आईबीसी जो है ना ये इनकम्प्लीट है विदाउट इट्स रेगुलेशन, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रोसीजरल पार्ट्स हैं जो रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, जिसको कौन प्रिस्क्राइब करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो उनको साथ में पढ़ना चाहिए। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन चाहते हो, तो यू कैन लुक एट इट। खैर, एनीवेज, तो देखो सबसे पहले सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर देते हैं। ये बात करता है इनिशिएशन की। इस सेक्शन को याद रखने की टेक्निक भी बताऊंगा। सो इनिशिएशन ऑफ CIRP ये मैंने लिखा और इसके साथ में लिख रहा हूं फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो सेक्शन 7 को याद रखना, क्योंकि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर साथ में है तो कंपनी का विकास है। फाइनेंशियल क्रेडिटर साथ तो सब कुछ बल्ले बल्ले है, वो अगर साथ में नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर साथ में कब नहीं होता? जब कंपनी की साइड से क्या होता है, जब कंपनी की साइड से डिफॉल्ट होता है। तो वहां पे हम उसको फिर ये देखते हैं कि अगर कोई डिफॉल्ट किया गया है कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, राइट, कॉर्पोरेट डेटर। अब उसको हम कंपनी को यहां पे नाम देंगे किसका, कॉर्पोरेट डेटर को, और यहां पे हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर को इसमें शामिल कर लिया। अब एक बात याद रखना, बहुत से लोग बोलते हैं कि होम बायर्स जो हैं वो भी किस में आते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, गलत नहीं कहते कि होम बायर्स जो है रियल एस्टेट कंपनी के, वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में, मतलब आईबीसी में उनको भी शामिल करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सिंगल बायर जो है वो आईबीसी में पहुंच जाए किसी कंपनी के अगेंस्ट में। वो एक सिंगल बायर नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे कि 100 नंबर ऑफ बायर्स होने चाहिए। तो एक तरीके से आपने सुना होगा शायद क्लास एक्शन सूट, तो वो बायर्स साथ में आकर वहां पे लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है कितने लोग फिर वो रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखो कि वहां पे जब हम रियल एस्टेट कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फिर उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट से ही डिस्कशन होता है। यानी कि उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बायर उस एक रियल एस्टेट कंपनी पर उसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटिंग केस फाइल करते हैं, वो एनसीएलटी में जाता है। मतलब बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो अगर एक रियल एस्टेट कंपनी के 10 जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अगर
बायर्स ने केस फाइल कर दिया है तो बायर्स का कनेक्शन जो रियल एस्टेट कंपनी का उसी एक प्रोजेक्ट के लिए वो एनसीएलटी में प्रोसीडिंग्स चलेंगी, बाकी प्रोजेक्ट्स पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एनीवेज तो उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर में शामिल करते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब कोविड आया था तब ये एक 25 मार्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन आया था और फिर अगले एक साल के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया था कि अगर इस ड्यूरिंग दिस पीरियड, पहले ये पीरियड कम था, उसके बाद में पूरा एक साल का पीरियड यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नोटिफिकेशन निकाला था ताकि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कोई एक्शन ना लें कंपनीज के अगेंस्ट में। ये बात आपको समझ में आई? तो उस ड्यूरेशन में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को बेसिकली प्रिवेंट किया गया था, रोका गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट मत करना। तो ये 2020-21 के बीच में किया गया था, 2020-21 के बीच में गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। ठीक है, उस टाइम पे तो बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए थे, लिमिटेशन पीरियड को भी एक्सटेंड किया गया था, जो मैंडेटरी पीरियड होता है यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस का उसको भी एक्सटेंड किया था। तो बहुत सारी चीजें रिलैक्सेशन तब दिया गया था। खैर एनीवेज, ये मैंने आपको बता दिया इनिशिएशन। अब दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब ऑपरेशनल क्रेडिटर में बेसिकली कौन आ गया? ऑपरेशनल क्रेडिटर में यू कैन इंक्लूड, हम शामिल कर सकते हैं इसमें उन लोगों को जो कंपनी को कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर में आ गए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऑपरेशनल क्रेडिटर में ना गवर्नमेंट भी आ सकती है। यस, अगर गवर्नमेंट कोई ड्यूज बाकी है तो गवर्नमेंट को भी ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन में शामिल, ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैपेसिटी में गवर्नमेंट यहाँ पे फिर जा सकती है एनसीएलटी में। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई बॉडी है, टैक्सेस रिकवर करने हैं, तो वो भी यहाँ पे सेक्शन 8 और सेक्शन 8 में उनके पास में यहाँ पे रिलीफ है, वो जा सकते हैं। और बताऊं आपको, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी किस में कवर होंगे? वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर में कवर होंगे, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर में कवर नहीं होंगे। यस, टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो भी किस में कवर होगा? वो भी अब यहाँ पे किस में कवर होगा? इस सेक्शन 8 में कवर होगा। ठीक है, राइट। तो एक तरफ है ऑपरेशनल क्रेडिटर और एक तरफ आ गए यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। सेक्शन 7 यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है, क्योंकि अगर हमारे साथ में फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो सब कुछ ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर से बचने के तो और भी रास्ते हैं, उन रास्तों के बारे में अभी मैं बात करूंगा, किस तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर से बचा जा सकता है। ठीक है, अब सेम चीज, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन 8 में बताया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, और यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे वी विल राइट इनिशिएशन। तो ये दो सेक्शंस अपने आप में अलग अलग हैं, दोनों का डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार आप इन चारों सेक्शन का इंट्रोडक्शन देख लो। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP प्रोसेस बाय, अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये मैंने फिर से लिख दिया ऑपरेशनल क्रेडिटर। चलो अब देखना, नाउ अब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, उस चीज़ को समझना। ऑपरेशनल क्रेडिटर यहाँ पे मैंने लिख, और उसके बाद सेक्शन 10 में लिखूंगा। सेक्शन 10 अब एक अलग स्टोरी कहता है। नाउ दिस सेक्शन सेज इनिशिएशन ऑफ CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय, तो यहाँ पे आई वुड से कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ये आ गया कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ठीक है, इसको हम कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोलते हैं। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन में अब यहाँ पे हमें दो सेक्शंस देखने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 5 में भी क्या है, यहाँ पे सेक्शन 5 में भी डेफिनेशंस गिवन है, और इसके साथ साथ अगर आप सेक्शन 3 देखोगे तो सेक्शन 3 में भी डेफिनेशंस है। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 दोनों में डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 5 में गिवन है। तो सेक्शन 5 में अगर इसकी डेफिनेशन को देखोगे तो इसमें कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कॉर्पोरेट डेटर को भी शामिल किया जाता है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कॉर्पोरेट डेटर को शामिल किया जाता है।
तो यहाँ पे बेसिकली कोई ऐसा कॉर्पोरेट डेटर है जिसने कि डिफॉल्ट किया है तो वो भी एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है। तो इन शॉर्ट अगर आप अभी देखोगे, अगर एक समरी वाइज यहां पे हम चले तो समरी वाइज हमें यह समझ में आ रहा है कि बेसिकली 3 कैटेगरीज यहां पे आ रही है। सीआईआरपी के लिए बेसिकली कौन जा सकता है, देयर आर ओनली ब्रॉडली देयर आर 3 कैटेगरी। सेक्शन वाइज देखें तो एक आ गया फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक आ गया ऑपरेशनल क्रेडिटर और तीसरा कौन आ गया, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इज बेसिकली द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, ये सेक्शन 10 अगर आप पढ़ोगे, सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि वेर ए कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड ए डिफॉल्ट सो ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयर ऑफ में फाइल एन एप्लीकेशन। तो फिर वहां पे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो अब ये भी जरा देखना, डेफिनेशन को देखना तो आपको समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एंड कॉर्पोरेट डेटर इन बेसिकली 2 डेफिनेशंस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्ली वो समझ में आ जाएगा कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट यहाँ पे क्यों लिखा गया है। एनीवेज, एक मैंने आपको बताया, देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर के डेफिनेशन में किसको शामिल करते हैं, उसमें हम शामिल कर लेते हैं जो रियल एस्टेट बायर हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर में मैंने आपको ये बताया, दोबारा से बता रहा हूं कि इसमें हम सबको शामिल कर लेते हैं, चाहे वो कंपनी के वेंडर्स क्यों ना हो। जिन्होंने कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी है, वो लोग केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट में। उसके बाद में कौन केस फाइल कर सकता है, मैंने आपको बताया कि कंपनी के एम्प्लॉयज भी ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैपेसिटी में केस फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैपेसिटी में सीआईआरपी में अप्रोच कर सकते हैं। तो बाकी सब लोग किस में आ जाएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के समझना। मैं रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था। आप लोगों को तो पता ही है, मुझे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने का बहुत क्रेज है, मतलब बहुत सालों से ना मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। अब तो सिर्फ मैं इकोनॉमिक टाइम्स ही पढ़ पाता हूँ, वरना पहले तो मैं बिजनेस मैगजीन्स को भी छोड़ता नहीं था। मतलब मेरी हर महीने मैं बिजनेस मैगजीन्स को पढ़ा करता था, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, प्यार है, कुछ भी कह दो। सो मैं उसकी हर एक एस्पेक्ट को समझने में बड़ा कीन और इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वोडाफोन जो कंपनी है, वोडाफोन आइडिया सब लोग जानते हो, ये इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्टेड आर्टिकल है। उनके ऊपर फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी पैसा बाकी है और उनके ऊपर ऑपरेशनल क्रेडिटर का भी पैसा बाकी है। अब आप लोगों ने शायद सुना होगा, वोडाफोन आए दिन, वोडाफोन आइडिया कई बार बीच बीच में फंड रेजिंग जो है वो करता रहता है। मैं तो खुद वोडाफोन आइडिया का यूजर हूं, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये आर्टिकल जो था वो बेसिकली इसके ऊपर था कि अब पहले वो पैसा किसको रिपे करेगा। एक तरफ वोडाफोन के ऊपर पैसा बाकी है फाइनेंशियल क्रेडिटर का, और दूसरी तरफ वोडाफोन के ऊपर पैसा बाकी है ऑपरेशनल क्रेडिटर का। अब आपको पता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये अपनी सर्विसेज को देने के लिए बहुत सारे वेंडर्स रखती है, राइट। टावर कंपनी से टाई अप करती है, टावर स्पेस लेती है, उस स्पेस के ऊपर ये लोग अपने टावर जो है वो टेलीकॉम टावर इंस्टॉल होते हैं। तो दे हैव टू काइंड्स ऑफ क्रेडिटर, वन इज फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड सेकंड वन इज ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब जो अमाउंट था ना, जो बाकी था फाइनेंशियल क्रेडिटर का एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर का, दोनों अमाउंट बहुत अच्छा खासा था। अब आपको पता है कि यहां पे तो इस लॉ में तो आईबीसी में तो 1 करोड़ की लिमिट है, और अगर वहां पे अगर एमएसएमई है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, तो वहां पे तो पीआईआरपी में 10 लाख की लिमिट है, और अगर सीआईआरपी है तो सीआईआरपी में 1 करोड़ की लिमिट है। ये दोनों अलग अलग लिमिट्स है, राइट। सीआईआरपी में 1 करोड़ है, और अगर पीआईआरपी है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है एमएसएमईज के लिए, तो वहां पे 10 लाख रुपए की लिमिट है। तो अब ये आर्टिकल में लिखा है, सबसे पहले वोडाफोन किसको पे करेगी, सबसे पहले वोडाफोन वहां पे पेमेंट करेगी फाइनेंशियल क्रेडिटर को, ना कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को। तो पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्यों पे करेगी, ऑपरेशनल क्रेडिटर को पे क्यों नहीं करेगी, यही बात इन सेक्शंस को देखने से आपको समझ में आएगी। रीजन ये है कि जब फाइनेंशियल क्रेडिटर पहुंच जाता है ना एनसीएलटी के पास, तो उसके बाद में क्या होता है, एनसीएलटी ने उसकी अगर एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, तो वहां पे तो एडमिट करते ही क्या होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा, और सिचुएशंस जो है वो कंपनी के कंट्रोल से बाहर निकलने लग जाती है। वो कंपनी की रेपुटेशन का भी देखो क्वेश्चन होता है, और दूसरा फिर सारा का सारा कंट्रोल जो है वो एनसीएलटी के पास ट्रांसफर हो जाता है। फिर एनसीएलटी डिसाइड करती है कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। कहने का मतलब, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल क्रेडिटर को मत जाने दो एनसीएलटी। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर चला गया तो देखो, ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी पहुंचेगा तो उसका रास्ता थोड़ा सा मुश्किल बना रखा है। इस लॉ ने, आईबीसी ने उसका रास्ता मुश्किल बनाया है, और उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर जो है वो प्रिस्क्राइब कर रखा है। फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जैसा प्रोसीजर यहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए है।
तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जब उस प्रोसेस को सेटिस्फाई कर देगा उसके बाद में वो एनसीएलटी जा पाएगा। लेकिन क्या होता है कि कंपनीज जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर से फिर सिचुएशंस को जो है वो टाइमली कंट्रोल कर पाती हैं। वो टाइमली कंट्रोल कैसे कर पाती हैं, अब देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि एक्चुअली जब कंपनी के पास में ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो पहले नोटिस देता है और बोलता है कि मेरा पेमेंट दो, वो टाइम देता है पहले पेमेंट लेने के लिए। उसके बाद में कंपनी ये भी बोलती है कि अगर कोई डिस्प्यूट है, मान लो कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और विद द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, राइट, तो दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आर्बिट्रेशन में मैटर चल रहा है, तो ये सारी बातें वो पहले डिस्कशन होगा। तो जैसे कि पता लग जाता है कि ऑलरेडी दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो फिर मामला एनसीएलटी में जाने से रुक जाता है। लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में तो सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी की साइड से अगर डिफॉल्ट हुआ है क्या, फाइनेंशियल क्रेडिटर को रीपेमेंट करने में कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो मैटर कहां पहुंच जाएगा, अब वो मैटर डायरेक्टली पहुंच जाएगा किसके पास, सच मैटर शैल बी डायरेक्टली विल बी फाइल विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और वहां पे मैंने आपको बताया कि फिर कंपनी के हाथ में सिचुएशंस जो है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हाथ में निकल गई, पूरी तरीके से हाथ में नहीं निकलती, कंपनी अभी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ में सेटलमेंट कर सकती है, लेकिन कोई भी कंपनी चाहती नहीं है कि सीधे ही वो एनसीएलटी जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर पहुंच जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो चलो अब देखो डिस्कशन करते हैं, अब सेक्शन 7 से पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है। देखो ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है ना, पहले इसी के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस जो है वो देखेंगे। तो मैंने इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर के, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए यहाँ पे रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है, सो द रेलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन 5 का ये क्लॉज 7 है। तो सेक्शन 5 का जो क्लॉज 7 है फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में बात करता है। तो इसके डेफिनेशन में सिंपली ये लिखा हुआ है, फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred। तो लीगली असाइंड जिसको ट्रांसफर किया गया है उसको भी हम क्या बोल देते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर डेफिनेशन में शामिल करते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बोल दिया यहाँ पे, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज बेसिकली कॉर्पोरेट डेटर। अब कॉर्पोरेटर आप किसी को भी ले लो, मैं आपको जेट एयरवेज का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है, आगे दिखाऊंगा आपको जेट एयरवेज का एनसीएलटी का ऑर्डर, पब्लिक अनाउंसमेंट, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जेट एयरवेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट। तो मेरे पास, आप वैसे खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो बट मैं भी आपको दिखा दूंगा आगे। तो कॉर्पोरेट डेटर, अब यहाँ पे कोई भी कंपनी है जिसकी साइड से बेसिकली क्या हुआ है, उसकी साइड से डिफॉल्ट हुआ है। अब आप एक बात याद रखना, आपने असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा, राइट, कभी ना कभी पढ़ा था आपने, फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, कहीं किसी भी लेवल पे आपने। तो ये देखो कॉर्पोरेट डेटर जो होता है ना, इस कॉर्पोरेट डेटर को लोन देने वाला कौन होता है बेसिकली, तो हम बोलते हैं कि इसमें हम लोन देने वाले में हम शामिल कर लेते हैं लेट्स से किसी बैंक को, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे ही इसने डिफॉल्ट किया, राइट, तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात क्यों कही मैं अभी आपको बताता हूं। तो डिफॉल्ट किया तो ये इसके लिए क्या हो गया, बैंक के लिए दिस बिकम्स ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक अपने एनपीएस का क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि बैंक अपने एनपीएस को फर्दर सेल कर देती है, किसको, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेल कर देती है। तो उसे हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे कि मैंने आपको आरसेल का एग्जाम्पल दिया था, नारसेल का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही एडलवाइज की भी एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अलग अलग कंपनीज ने बना रखी है। सो बैंक बेसिकली अब क्या करता है, अपने उस लोन को फिर फर्दर क्या कर देता है, असाइन कर देता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड असाइनमेंट। आई बात आपको समझ में? असाइनमेंट क्यों किया, क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसके बदले में बैंक को पे किया है। तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, नाउ दिस बिकम्स असाइनी। आ गई आपको बात समझ में? ये क्या होती है, ये बन जाती है असाइनी, और बैंक यहां पे क्या बन जाता है, बैंक यहां पे बन जाता है असाइनर। तो असाइनर असाइनी का कॉन्सेप्ट ऐसे एप्लीकेबल होता है। आई बात समझ में? इतने सारे एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, पर्पस यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद मैं भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। तो ये आ गया बेसिकली असाइनी आ गया। तो इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी हम क्या बोल देंगे, तो ये जो ARC मैंने लिखा है,
ये एआरसी क्या बन जाएगी, ये एक तरीके से ये भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में कवर होगा। आई बात समझ में, इसको भी हम फाइनेंशियल क्रेडिटर बोल देंगे। अगर आपकी कंपनी का कोई डिबेंचर होल्डर्स है तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए केस क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स के केस में फिर डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं, तो डिबेंचर ट्रस्टी भी फिर क्या कर सकते हैं, वहां पे फिर वो भी केस फाइल कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहां पे फाइनेंशियल डेट एक टर्म आती है, फाइनेंशियल डेट। देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में सिंपली ये लिखा हुआ है, फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन, एक बार सेक्शन 5 में डेफिनेशन देख लेना, टू whom ए फाइनेंशियल डेट इज ओड, टू whom ए फाइनेंशियल डेट इज ओड। मैं आपको अभी एक बार दिखा भी देता हूं, चलो। एंड इंक्लूड्स ए पर्सन टू whom सच डेट, ये देखो, टू whom ए फाइनेंशियल डेट इज ओड and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred, legally assigned or transferred, ठीक है। और फिर यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो फाइनेंशियल डेट को यहां पे इस तरीके से बता दिया है, ये देखो, मींस ए डेप्ट अलोंग विथ इंटरेस्ट इफ एनी विच इज डिस्बर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम। तो यहां पे मैंने यहां पे कहा, देखो फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 8 में है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो कि अगर डिबेंचर है ना, तो डिबेंचर एक एग्जाम्पल है किसका, डिबेंचर इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल डेट, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पे आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई डिक्री होल्डर है ना, तो उसे फाइनेंशियल डेट नहीं कहा जाएगा। डिक्री होल्डर वो जिसकी फेवर में कोर्ट ने डिक्री दे रखी है, मान लो मनी सूट है, कोर्ट ने कहा आप इतना अमाउंट रिकवर कर सकते हो इस कंपनी से, तो वो जो पर्सन है जिसके पास में राइट है अमाउंट रिकवर करने का, उसे डिक्री होल्डर कहते हैं। लेकिन उस डिक्री होल्डर का हम नहीं कहेंगे कि वो फाइनेंशियल डेट है कंपनी का, क्योंकि फाइनेंशियल डेट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं, ठीक है। अब एक बार पता है क्या हुआ, एक बार एक कंपनी का केस मैं आपको बता रहा हूं, जिस कंपनी ने फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एनसीएलटी में केस फाइल कर दिया, एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा दी, और उसके बाद में पता है कितना इंटरेस्ट क्लेम किया, इंटरेस्ट क्लेम किया 92%। तो ये तो हो गया एक्सेसिव इंटरेस्ट, 92% इंटरेस्ट कौन क्लेम करता है। तो उसके बाद में क्या हुआ आपको बताऊं मैं, उसके बाद में यहां पे सिंपली कहा गया कि एक्सेसिव इंटरेस्ट इज क्लेम्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उसकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया। इस लॉ का ये मतलब नहीं है कि आप इस लॉ का फायदा उठाते हुए, इस लॉ का बेनिफिट लेते हुए आप कितना भी अमाउंट क्लेम कर लो, ठीक है। ये एक बेसिकली बेल फिनवेस्ट इंडिया कंपनी का केस था, बेल फिनवेस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस इंटरकॉन कंटेनर 2018 का ये केस था। इज इट क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब मैं आपको बता देता हूं बेसिकली कि फाइनेंशियल क्रेडिटर में किस किस को शामिल किया जा सकता है। तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाली थी, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर यहां तो खुद जा सकता है, मैंने आपको ये बता दिया कि होम बायर इज ऑल्सो ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी यहां पे मैं लिख देता हूं। लेकिन होम बायर्स के लिए भी क्या है, लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, होम बायर इज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। वैसे होम बायर को रेरा में डील करना चाहिए, आईबीसी में डील नहीं करना चाहिए, राइट। बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है क्योंकि रेरा एक स्पेशलाइज्ड लॉ है, तो उसको वहीं डील करो। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई। दो डेफिनेशन डिस्कस की है यहाँ पे मैंने, एक डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 5 का क्लॉज 7 एंड फाइनेंशियल डेट जिसमें मैंने आपको बता दिया सेक्शन 5 क्लॉज 8 यहाँ पे हम देखते हैं। अब ये एस्पेक्ट भी जरा देख लो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे फाइल करते हैं, एनसीएलटी को कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद चला जाए, अगर कोई बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खुद चला जाए एनसीएलटी में, या फिर जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, या दो बैंक मिलकर भी जॉइंटली क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर वो भी एनसीएलटी में जा सकते हैं। तो एनी अदर पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में नोटिफाई किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई गार्डियन है, कोई एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एस्टेट ऑफ ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो जा सकता है। फिर ये कहा गया देखो ट्रस्टी जो है ना, डिबेंचर ट्रस्टी,
वो भी एनसीएलटी में जा सकता है, या फिर कोई पर्सन जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज कर रखा हो। ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि कौन कौन एनसीएलटी में जा सकता है। देखो यहां पे मैंने डिबेंचर का एग्जाम्पल लिया, लेकिन एक डिबेंचर होल्डर तो जाएगा नहीं एनसीएलटी, तो डिबेंचर ट्रस्टी जो होता है ना वो फिर एनसीएलटी को अप्रोच करता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि डिबेंचर ट्रस्टी किसे कहते हैं, तो ये मैं जब बेसिक सा कंपनी लॉ पढ़ाता हूं तो वहां भी मैं डिबेंचर के टॉपिक में बताता हूं कि डिबेंचर ट्रस्टी किसे कहते हैं। बेसिकली डिबेंचर ट्रस्ट, बार बार इसका नाम ले रहा हूं, ये एक स्पेशलाइज तरह की कंपनी होती है जिसका लाइसेंस, जिसका रजिस्ट्रेशन सेबी से मिलता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये काम करता है, एक्सिस बैंक ये काम करता है। तो बैंक क्या करते हैं, अलग से एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, उसका सेबी के पास रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं एज ए डिबेंचर ट्रस्टी। उनका काम क्या होता है, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी है और किसी ने अपनी कंपनी में, मान लो जेट एयरवेज का एग्जाम्पल ले लो, जेट एयरवेज ने डिबेंचर्स इशू किए थे, तो फिर वहां पे हमारी कंपनी एज ए डिबेंचर ट्रस्टी रोल प्ले करेगी। अब हमारा काम ये होगा इस बात को इंश्योर करना कि डिबेंचर होल्डर्स की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना हो, उनको टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट हो, उनका पैसा उन्हें टाइमली मिलता रहे। और अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करे तो हम रेलेवेंट जो है वो एक्शंस लें। तो हम क्या एक्शंस लेंगे यहाँ पे, सो नाउ वी कैन अप्रोच द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये बात समझ में आ गई आपको। फिर मैंने आपको बता दिया एग्जीक्यूटर, गार्डियन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एस्टेट ऑफ ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, ट्रस्टी, या फिर वो पर्सन जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर रखा हो, दे कैन टेक एक्शन, दे कैन टेक एक्शन, वो फिर एनसीएलटी में जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, इतनी बात आपको समझ में आ गई, राइट? चलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ से आगे चलेंगे और यहाँ से आगे चल के अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि क्या प्रोसेस अब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो फॉलो करता है। ऑल राइट, ठीक है, अभी इसको देखते हैं नाउ। So let's look at the procedure. मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एक बात जो मैं कह रहा हूं वो प्रॉपरली समझ में आ रहा है। चाहे टाइम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो, इसके लिए ये भी करना पड़े तो चलेगा। ठीक है, हाँ, ये देखो, अब सबसे पहले इस प्रोसेस में ये चार्ट देख लो। फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिसमें आप बैंक को शामिल कर लो, और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर बेसिकली आपको ये भी मैंने बताया था कि इनके ऊपर आईबीसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आईबीसी एप्लीकेबल नहीं होता, ये आरबीआई के अंडर आते हैं। जरा सोचो, अगर आप इस तरीके से बैंक्स के ऊपर अगर आईबीसी एप्लीकेबल कर दें और फिर बैंक्स के अगेंस्ट में लोग एनसीएलटी पहुंच जाएं किसी भी बात को लेकर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कोई भी पर्सन, तो उस सिचुएशन में लोगों का जो ट्रस्ट है ना बैंक्स के लिए वो कितना कम हो जाएगा। तो ये वैसे भी एथिकली भी सही नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस एक्ट को अप्लाई किया जाए। और दूसरा रीजन ये भी है कि इनके लिए आरबीआई इनकी वैसी गारंटी लेता है। तो ये लोग सबसे पहले एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म 1 होता है और ये फॉर्म 1 लेकर एनसीएलटी पहुंच जाते हैं। तो कोई भी बैंक जो है ना वो ऐसे ही नहीं जाता एनसीएलटी, सबसे पहले वो अपनी एक स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करते हैं। वो ये देखते हैं कि अमाउंट कितना बड़ा है, डिफॉल्ट का अमाउंट कितना बड़ा है, और जिसके अगेंस्ट में वो एनसीएलटी जा रहे हैं उसके साथ उनका फ्यूचर बिजनेस कितना इससे इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बैंक की लीगल टीम कंसिडर करती है। उसके बाद में देखो, तो यही फर्क है ऑपरेशनल क्रेडिटर में और बैंक्स में, कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले नोटिस देना होता है, किसको, ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले नोटिस देना है आईबीसी में कॉर्पोरेटर को, लेकिन बैंक जो डायरेक्टली जा सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि वोडाफोन सबसे पहले पे किसको करेगा, सबसे पहले वोडाफोन पे करेगा यहाँ पे अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर को, फाइनेंशियल क्रेडिटर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जाएगी किसको, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एक जाएगी कॉर्पोरेट डेटर को और दूसरी जाएगी यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को।
तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में इसकी कॉपी चली गई है, उनके रिकॉर्ड में ये पूरा मैटर चला गया है। अब यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है बेसिकली, अब यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आ चुकी है एनसीएलटी। अब एनसीएलटी यहाँ पे क्या करेगी, एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि वो एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट उसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट होगा तो एनसीएलटी उसको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, और एनसीएलटी फिर टाइम देती है कि आप इस डिफ़ॉल्ट को रेक्टिफाई कर लो। तो डिफ़ॉल्ट का रेक्टिफिकेशन करने के लिए एनसीएलटी की साइड से टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पे नाम होगा किसका, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड, टू बी अपॉइंटेड, अपॉइंटेड एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं, वो खुद ही नाम रिकमेंड कर देते हैं, वो खुद से ही नाम देते हैं। ये मैंडेटरी है बेसिकली, हाँ बिल्कुल मैंडेटरी है कि वो अपनी एप्लीकेशन में ये बोलते हैं कि हम इस पर्सन को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना रहे हैं। मान लो बैंक ने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया, तो वो एनसीएलटी के पास में जाएंगे, एनसीएलटी के पास में अपनी जो पिटिशन है वो फाइल करेंगे, और साथ में मेरा नाम क्या कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे। और उसके बाद में एनसीएलटी क्या करेगा, मुझे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अब वो अपॉइंटमेंट हो गया, यहाँ पे काम शुरू हो गया, तो फिर कंपनी के हाथ से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि फिर जो कंट्रोल है वो किसका आ जाता है, फिर कंपनी पे कंट्रोल आता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का, एंड एनसीएलटी का, सॉरी एनसीएलटी का, राइट। तो देखो नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देना होता है, और साथ में क्या देना होगा, डॉक्यूमेंट्स देने ही होंगे, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट यानी कि जो रीपेमेंट कंपनी नहीं करी है उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अब ये रिकॉर्ड पता है किसके पास में होता है, ये उसी एजेंसी के पास में होता है जिसके बारे में मैंने आपके साथ में बात की थी। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ही शायद इसके बारे में बताया था। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, याद है आपको, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, और इंडिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास में जो इंफॉर्मेशन होगी, ये रिकॉर्ड लेकर एनसीएलटी को अप्रोच करो, ये एनसीएलटी को ये आप लेकर अप्रोच करो, और उसके बाद में फिर एनसीएलटी क्या करेगी, अब इसका फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है नाउ, अब जब कोई भी एप्लीकेशन ऐसे फाइल की जाती है ना एनसीएलटी के पास में, या मैं बोल दूं यहाँ पे पिटिशन फाइल की जाती है, तो यहाँ पे चलो मैं लिख रहा हूँ, इसको एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। अब जैसे ही इसको फाइल कर दिया, तो देर इज ए विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। एनसीएलटी को अब यहाँ पे ये चेक करना होता है कि वो जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट तो मिस नहीं किया। अगर कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट मिस किया है तो फिर रेक्टिफाई, मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का टाइम भी यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे ही मैं आपको एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ विच इज़ अबाउट विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एनसीएलटी में जाते हो ना, तो एनसीएलटी में जाने के बाद एक स्टेज होती है कि आपकी एप्लीकेशन को एनसीएलटी ने एडमिट कर लिया है या एडमिट नहीं किया है। तो एडमिशन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, एडमिशन स्टेज। क्योंकि एडमिशन स्टेज अगर हो गई है तो उसके बाद में तो फिर कंपनी के हाथ से अब गई भैंस पानी में, राइट। कंपनी के हाथ में अब कोई चीज नहीं रही है, क्योंकि अब राइट। सो बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर एडमिशन, एक बार एडमिशन हो गया, एडमिशन होने से पहले या एडमिशन होने के बाद विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन करनी है कि नहीं करनी। अब देखो ये बेसिकली विड्रॉल कब होता है ये मैंने आपको बताया। इसके लिए आप सेक्शन 12A है ऑफ आईबीसी का, वो जरूर देखना। यहाँ पे अब अगर कॉर्पोरेट डेटर जो है इफ इज रेडी टू पे, कॉर्पोरेट डेटर जो है वो कह रहा है कि मैं आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं, तो कॉर्पोरेट डेटर यहाँ पे क्या है, इफ ही इज रेडी टू पे। तो अब फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलता है हमें और क्या चाहिए, हम इसी के सारी मेहनत कर रहे थे, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही बताया आपको कि एक कंपनी है जो अब तक 4 या 5 बार बच चुकी है। एनसीएलटी में जाकर वापस कंपनी बच जाती है, एनसीएलटी में जाती है, वहां से वापस कंपनी वापस जिंदा हो जाती है।
कंपनी को फंसाने की बहुत, एक पेट्रोलियम कंपनी है बेसिकली, आप सर्च कीजिएगा उसके बारे में। जब से एनसीएलटी और आईबीसी आया है तब से वो कंपनी 4 या 5 बार बच चुकी है। 2 बार तो कंपनी ने क्या कर लिया, सेटलमेंट कर लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला ठीक है आप एनसीएलटी में चले गए हो, विड्रॉ कर लो अपनी एप्लीकेशन को, बिकॉज हम आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिफोर और आफ्टर एडमिशन अगर विड्रॉल कर रहे हो ना, तो विड्रॉल करने के लिए पहले क्या चाहिए होता है, प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। प्रायर अप्रूवल, देखो 25,000 रुपीज़ की फीस लगती है, प्रायर अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी रिक्वायर्ड, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसकी प्रायर अप्रूवल यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अब आप बोलोगे सर 25,000 रुपये की फीस है, ये आप क्यों बता रहे हो? ये 25,000 रुपये की फीस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, राइट। तो अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और इसके साथ में हम देखते हैं कि 90% जो है ना, जो आपके वोटिंग शेयर जिसके पास में है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, उन्होंने क्या कर दिया, इसकी अप्रूवल दे दिया है। सो इफ दे हैव गिवन अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, सेक्शन 12A उसके बारे में बात करता है, फिर आप इसको अलाउ कर सकते हो। तो इसके लिए प्रॉपरली क्या मिलता है, टाइम मिलता है, एडमिशन स्टेज से पहले एक बार टाइम मिल जाता है कि उस ड्यूरेशन में दे कैन डिसाइड, वो डिसाइड कर सकते हैं कि फिर हमें इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना है या फिर हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है। देखो एडमिशन स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, एडमिशन स्टेज। आप समझ लो एडमिशन स्टेज क्या है? एडमिशन, बार बार अब मैं इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई पर्सन जो है वो सरकार के अगेंस्ट में रिट पिटिशन फाइल करने हाई कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो उसका पहला टेस्ट जो होता है ना, वो होता है एडमिशन स्टेज पर। पहला टेस्ट मतलब सबसे पहले वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर वो अपनी फाइल उसकी ऑलरेडी पहुंच चुकी है जजेस के सामने, अब वो रीजन बताएगा कि उसका केस क्यों एक्सेप्ट किया जाए। अभी दूसरी पार्टी आई नहीं है, दूसरी पार्टी को भी पता भी नहीं है, तो उसने बेसिकली रीजन दिया, सेटिस्फाई किया कोर्ट को, तो कोर्ट ने अब उसको क्या कर लिया, एडमिट कर लिया है। ठीक है, कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया है, और एडमिट करने के साथ ही अब कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस इशू कर दिया है कि अब आप इसका जवाब दो। तो ये होता है एडमिशन, ये होता है एडमिशन। फाइल करने से नहीं होता, आप फाइल तो कर दोगे, एनसीएलटी में जाओगे फाइल कर दोगे, लेकिन फिर एक होती है एडमिशन स्टेज। ठीक है, और उस एडमिशन स्टेज से पहले भी विड्रॉ हो सकता है, एडमिशन के बाद में भी यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। ऑल राइट, तो ये अब बेसिकली वायबिलिटी को डिसाइड करना होता है। आप एनसीएलटी के पास में जाकर एनसीएलटी के मेंबर्स के सामने आप जाओगे और आप सारे ट्रांजैक्शंस के स्टेटमेंट्स, अमाउंट, सारी चीजें उनको बताओगे कि इतने अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ है, इतने 1,000 करोड़ रुपए हम इनसे मांगते हैं, और ये स्टेप्स हमने लिए हैं, ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारा लोन एग्रीमेंट है, सब हमने लगा दिया, इसको रिकवर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो अगर अब एनसीएलटी सेटिस्फाइड है तब उसको क्या कर लेगा, एडमिट कर लेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो एनीवेज यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। इसके आगे के पार्ट को, फाइनेंशियल क्रेडिटर से ही आगे का जो एस्पेक्ट है, इसको वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।